आज के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर। और प्यारे साथियों, आप डॉक्टर कनिष्का सिंह को पहले सुन चुके हैं। मैं एक ब्रीफ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनका दे देता हूँ। डॉक्टर कनिष्का सिंह जी पीएचडी हैं, पूर्ण पोषणम नाम से एक संस्था चलाती हैं और भारत के एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार से भारत सरकार द्वारा आपको नवाजा गया है। आप रिसर्च के क्षेत्र में काफी बड़ा योगदान दे रहे हैं। साथ साथ जो सेक्सुअल हेल्थ है उसके ऊपर आप पूरे भारत में काम करने वाली एकमात्र डाइटिशियन है। इसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर आपके अंडर काम कर रहे हैं। लगातार आपके विज्ञापन और आपके रिसर्च पेपर पब्लिश होते रहते हैं। मैंने भी कई बार आपके पेपर पढ़े हैं और लाभ उठाया है। प्यारे साथियों, जैसा कि हमारी मैडम ने कमिटमेंट किया था कि संडे का दिन वो आप लोगों के लिए जरूर निकालेंगी, तो आज एक नए विषय के साथ, वो एक नई ऊर्जा के साथ पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आज का जो कार्यक्रम है वो रोचक हो सके। हम आज के लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं क्योंकि कुछ समय थोड़ा सा हम लेट रहे। संडे का दिन था और मैं भी, आज मेरी ट्रेन लेट थी तो मैं फंस गया था। तो निश्चित तौर पर आप सबका अभिवादन व्यक्त करता हूँ। और मैडम, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए माइक ओवर टू यू मैम, आज की कक्षा आपको समर्पित है। नमस्कार प्रमोद। थैंक यू सभी साथियों और जो हमारी क्या नाम है प्राण योग की टीम है, उन्होंने इतना वेट किया। आज संडे का, जैसे प्रमोद ने बोला था कि मैं वो भी लेट थे और मैं भी लेट थी। मैं ऑलरेडी एक मीटिंग में थी, तो रास्ते में होने की वजह से हम हमारा लेट शुरू हुआ। बट कोई नहीं, आज सेशन जो है आप सबकी डिमांड पे, जैसे पिछले सेशन के बाद आपने डिमांड वेट मैनेजमेंट पे सेशन स्टार्ट, जो नेक्स्ट सेशन हो वो लेके आए। तो आज का जो सेशन है वो वेट के ऊपर है। वेट और हाइड्रेशन, यानी कि जो हम पानी पीते हैं या किसी भी तरीके का लिक्विड हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। तो आज का सेशन भी आप लोग अपने जो क्वेश्चंस हैं, भी लास्ट में हम एक क्वेश्चन एयर राउंड रखेंगे 10 10 मिनट का। तो आप लोग उस टाइम पूछ सकते हैं, बीच बीच में क्वेश्चन ड्रॉप भी कर सकते हैं मैसेज बॉक्स में। तो वो भी हम जो है एट द एंड लेंगे। आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग बॉडी वेट गेन एंड बॉडी हाइड्रेशन, यानी कि बॉडी का जो वेट होता है वो गेन कैसे होता है, क्या कॉन्सेप्ट है बॉडी वेट गेन का, उसको हम समझ सकें। और हाइड्रेशन का क्या कंसेप्ट है उसको समझ सकें, क्योंकि सीधा बीमारी पे कूद जाना और सीधा उसके रिजल्ट की बात करना, वो ऐसी चीज है कि आपने बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना कुछ जानकारी के सीधा दवाई रंग बिरंगी लाए और सीधा खा ली। क्योंकि जब भी किसी स्वास्थ्य संबंधित समस्या के बारे में हम बात करते हैं, तो जिसको वो समस्या है उसका ये समझना बहुत जरूरी है कि वो समस्या क्यों है। क्योंकि वो उसको मोटिवेट करता है, ये जो भी उसका ट्रीटमेंट है, जो भी उसकी लाइफस्टाइल है, जो भी आपका कोई चिकित्सक है, चाहे वो डाइटिशियन हो, चाहे वो कोई योग का व्यक्ति हो, या कोई भी ऐसा प्रैक्टिशनर हो, हेल्थ प्रैक्टिशनर, जो वो आपको बता रहा है वो आप करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो कितना करेंगे, और क्या मोटिवेशन, क्या कंसेप्ट आप अपनी बॉडी को लेके चलते हैं, ये इस बात पे बहुत निर्भर करता है कि आपके साथ उस एफर्ट के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। खास करके वेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आज हमने बेसिक कंसेप्ट पे ये सेशन रखा है, ताकि आप सभी लोग समझ सके। क्योंकि वेट गेनिंग, वेट मैनेजमेंट के बहुत सारे रॉन्ग कंसेप्ट लोगों के आमतौर पे दिमाग में है। ठीक है, पहली चीज तो ये समझते हैं कि वेट गेन जो टर्म है, जो ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत मिसलीडिंग टर्म है। वेट गेन और वेट लॉस, अगर आप हेल्थ के एंगल से बात कर रहे हैं, तो वेट गेन वेट लॉस मीन्स वो पूरी बॉडी के हर जो भी चीज जो आपके वजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। ज्यादातर लोग इस चीज को जो है फैट लॉस या फैट गेन से कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, अगर वेट गेन की बात करते हैं, वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट की ओवरऑल बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जितना कैलोरीज खाया और जितना कैलोरी एक्सपेंस किया, यानी कि जितना हमने खाया उतना इस्तेमाल कर लिया, तो हमारा जो है शरीर का जो खर्चा है वो संतुलन में रहेगा। यानी कि
जो हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी। ये कंसेप्ट जो है ज्यादातर लोग समझते हैं। तो क्या बात, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो वही कहते हैं ठीक है, अगर हमने आज जो है 2 समोसे खा लिए और 2 जिम चले जाएंगे तो बराबर हो जाएगा। इस तरीके से जो है बहुत ओवरऑल हेल्थ को बहुत डैमेज होता है। और वेट मैनेजमेंट का जो हमारा जो गोल है नॉर्मल लाइफ में भी, वो अचीव नहीं हो पाता, वो हम पूरा नहीं कर पाते। तो वेट गेन या वेट लॉस आपका आपके खाने में कोई भी मैक्रो न्यूट्रिएंट करा सकता है। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट या जिसे हम पोषक तत्व कहते हैं हिंदी में, वो दो दो भागों में बटे हुए हैं। एक जो हमारे को ज्यादा मात्रा में हमारे भोजन में शामिल होते हैं, उन्हें कहते हैं हम मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो मीन्स ज्यादा और न्यूट्रिएंट मीन्स पोषक तत्व। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट वो पोषक तत्व हो गए जो हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट वो हो गए जो हमें कम मात्रा में चाहिए, मतलब तुलनात्मक तौर पे कम मात्रा में चाहिए। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो जब हम वेट गेन की या लॉस की बात करते हैं तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों में से कोई भी हमारा फैट वेट गेन करा सकता है और वेट लूज कराने में हेल्प कर सकता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि यार चावल खाने से मोटे हो जाएंगे, पर चावल खा रहे हैं और कुछ नहीं खा रहे, और कुछ और बॉडी के मतलब मेटाबॉलिज्म या कोई और डाइट में ऐसी चीज कर रहे हैं जिसकी वजह से फिर से वो वेट लॉस ना होके वेट गेन होता है। तो भी प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों को आती है कि जी हम तो सब कुछ कर रहे हैं पर फिर भी हमारा लूज नहीं हो रहा। तो ये समझ लीजिए कि जितने भी आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं उन सब में वो काबिलियत है जो कि आपका वेट गेन या लूज करवा सकते हैं। और उनका ओवर कंजम्पशन भी उन्हीं एक दूसरे पे निर्भर होता है। ठीक है। कुछ जो है न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली प्रभाव छोड़ते हैं या सीधा सीधा आपके तुरंत आपके वजन में अपना रिजल्ट दिखाएंगे, और कुछ जो है थोड़ा इनडायरेक्टली दिखाते हैं। ठीक है। अब ज्यादातर लोग क्या है, जितनी कैलोरी खाई उतनी कैलोरी बर्न कर ली, ये ऐसा कंसेप्ट पे वेट मैनेजमेंट करते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि उससे शरीर को कई एंगल से, कई और एस्पेक्ट्स में नुकसान होता है। ठीक है। क्योंकि बॉडी का जो वेट है, वजन है आपका, वो बहुत सारी चीजों पे निर्भर करता है, और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है आपका दिमाग, आपका मन। अगर आपका सबकॉन्शियसली जो है आपका ब्रेन अलग तरह से एक्टिविटी कर रहा है, और वो आपकी एक्टिविटी आप अल्टीमेटली आपके बॉडी में वेट के फैट के डिपोजिशन को प्रमोट कर रही है, तो आप चाहे कितना भी शरीर चला लीजिए, वेट गेन होगा ही होगा। ये ज्यादातर हर आज की तारीख में देखा जाए तो ज्यादातर लोगों को ये वाला जो कंसेप्ट है वेट के इंक्रीज होने का, कि हम कुछ काम मतलब कर रहे हैं उसके बाद भी जो है वेट गेन नहीं हो रहा, खास करके क्या इतना रनिंग कर रहे हैं उसके बाद भी नहीं हो रहा, क्योंकि सब कॉन्शियसली क्या है, आपका ब्रेन डिफरेंट तरह से काम कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी रिस्पॉन्स अलग तरीके का जनरेट कर रही है। इसके अलावा जो डेली रिक्वायरमेंट है, जो पोषक तत्वों की डेली रिक्वायरमेंट है, वो फ्लक्चुएट होती है। एक होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जो कि हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है रिकमेंड करता है कि हाँ आपको इस उम्र के व्यक्ति को, इस जेंडर के व्यक्ति को अब एक दिन में ये पर्टिकुलर पोषक तत्व इतना खाना खाना चाहिए। तो वो हो गया रिकमेंडेशन। लेकिन जो रिकमेंडेशन है, ये एक्चुअल इनटेक जब आप रियल टाइम में देखते हैं तो ये जो इनटेक है आपका न्यूट्रिएंट का, ये फ्लक्चुएट करता है। मान लो किसी दिन आपने कोई चीज ज्यादा खा ली और अगले दिन वो आपकी डाइट में शामिल ही नहीं है, तो क्या होगा, ये फ्लक्चुएशन जो है रिक्वायरमेंट का, या हो सकता है आपके किसी दिन ज्यादा काम कर ले तो आपकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर चीज के लिए ज्यादा हो जाएगी, या आपको इन्फेक्शन है तो डिमांड बढ़ जाएगी।
तो ये जो डेली इनटेक है या डेली रियल टाइम रिक्वायरमेंट है, ये फ्लक्चुएट करती रहती है। इस पे भी आपका वेट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग क्रैश डाइट्स या कई और स्पेसिफिक डाइट्स जो है खाते हैं, उसके बावजूद भी वो इफेक्टिवली वेट को मैनेज करने में इसलिए मतलब प्रॉपरली वो नहीं कर पाते, इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते अपने वेट मैनेजमेंट में, क्योंकि वो अपने डेली नीड के हिसाब से पैटर्न नहीं अडॉप्ट करते। अब समझते हैं कि जब वेट की बात करते हैं, बॉडी वेट की, तो बॉडी वेट जो शब्द है उसमें क्या क्या चीज आती है, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपकी बॉडी में वेट, पूरे शरीर का वजन के लिए जिम्मेदार होती है। क्योंकि ये चीज आपको समझनी इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ से ही आपकी वेट मैनेजमेंट की जर्नी शुरू होती है। सबसे पहली चीज जो आती है शरीर में वो है हड्डियां, बोन्स। आपके शरीर में बोन्स आपके शरीर का एक अहम हिस्सा है। पूरा शरीर का ढांचा जो है वो हड्डियों से बना है। तो हड्डियों के ऊपर लगी होती है मसल। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है मांसपेशियां, मसल, ठीक है, जो आपके वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तीसरी चीज आती है आपकी वाटर मास, यानी कि शरीर में कितना पानी है, पानी स्टोर है, वाटर की वजह से कितना वेट आपका ओवरऑल कंट्रीब्यूट हो रहा है। और लास्ट में आता है आपका फैट, यानी कि वजन। वजन वो भी दो तरीके का फैट होता है, एक तो ऑर्गन फैट और एक सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस मतलब जो हमारी त्वचा के नीचे जमा होता है, और ऑर्गन फैट होता है हर ऑर्गन के पास अपना थोड़ा सा फैट डिपोजिशन का परसेंटेज होता है, ताकि वो ऑर्गन सही से काम कर सके, पर वो उसके काम करने के लिए होता है ताकि वो हेल्दी रहे, ठीक है। तो स्टोर फैट चौथा कंपोनेंट है आपकी बॉडी का, जो कि आपके वजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सारी चीजें मिला के आपके पूरे बॉडी का वजन, जो आप क्या नाम है वेइंग मशीन पे देखते हैं, अ, वो आपका कंट्रीब्यूट करता है। किसी किसी की हड्डियां बहुत भारी होती हैं, तो उसको वो कितना भी पतला हो जाए, वो उसका वजन जो है थोड़ा अपर एंड पे ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी हड्डियां कम जो है डेंस है, भारी है, ठीक है। किसी किसी को ब्लोटिंग बहुत रहती है, वजन हड्डियां भारी नहीं है, मसल्स भी इतनी नहीं है, फैट भी इतना नहीं है, बट बिकॉज ऑफ वाटर रिटेंशन, वाटर वो आपका वजन कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। ये चीज सभी को समझने की जरूरत है, ताकि वो ये समझ सके कि उनका जो वेट है जो वेइंग मशीन पे आ रहा है, वो एक्चुअल में खाली फैट का नहीं है, बाकी तीन हिस्से भी हैं जो उनकी ओवरऑल वेट को कंट्रीब्यूट करते हैं। और अब समझते हैं कि महिलाओं में और पुरुषों में ये जो परसेंटेज है ये कितना कितना होता है। महिलाओं की बात करते हैं तो अगर हेल्दी फीमेल है तो उसमें 12% का जो बॉडी वेट है वो हड्डियों की वजह से होता है। वहीं पुरुषों में यही परसेंटेज जो है 15% होता है, यानी कि पुरुषों का वजन का 15% लगभग उनकी हड्डियां बनाती हैं। इसके बाद अब आते हैं मसल्स पे। मसल्स फीमेल्स में कम होती हैं, पुरुषों में ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो फीमेल में मसल मास जो होता है वो 30 to 35% होता है, वहीं पुरुषों में 40 to 45% होता है। इसीलिए ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि महिलाएं वेट गेन तो जल्दी करती हैं, लेकिन लूज बड़ी देर से करती है, क्योंकि उनमें मसल मास ज्यादा नहीं होता। पुरुषों में मसल मास ज्यादा होता है, तो उसमें उनमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, वो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कर पाते हैं, और वेट लूज करने की जो टेंडेंसी होती है वो पुरुषों में महिलाओं की तुलना में ज्यादा होती है, मसल ज्यादा होने की वजह से। तीसरी चीज होती है फैट, जो हमारा हमने बोला कि स्टोर्ड फैट होता है, वो हमारे बॉडी वेट को कंट्रीब्यूट करता है। तो महिलाओं में ये लगभग होता है
27% के करीब, लगभग 27% का जो वेट है वो बॉडी वेट वो फैट से आता है। वहीं पुरुषों में ये जो परसेंट है ये लगभग 15% होता है। कारण मैंने आपको अभी बताया कि पुरुषों में जो है फैट स्टोर की टेंडेंसी कम होती है क्योंकि उनमें मसल्स ज्यादा होती है, और महिलाओं में यही टेंडेंसी ज्यादा होती है। अब ये टेंडेंसी महिलाओं में ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि उनका जो प्राकृतिक ढांचा है शरीर का, फीमेल्स का, वो इस तरह से बनाया गया है क्योंकि उन्हें जो है पोषण करना होता है, शारीरिक तौर पे भी उन्हें पोषण करना होता है, बच्चा पैदा करना होता है। ठीक है, इस वजह से उनकी जो शरीर की बनावट है वो प्राकृतिक तौर पे ऐसी होती है कि वो फैट जो है ज्यादा स्टोर करती है। ठीक है, पुरुषों की तुलना में। और क्योंकि पुरुषों में जो मसल्स होती है, मसल्स में ना फैट टेम्परेरी तरह से स्टोर होता है। यानी कि अगर स्टोर हुआ तो ऐसे समझ लीजिए जैसे घर का चलता फिरता किचन। एक होता है आपका मेन स्टोरेज हाउस, एक होता है घर का रेगुलर किचन का स्टोरेज। जो रेगुलर किचन के स्टोरेज में होती हैं चीजें वो तुरंत जैसी रिक्वायरमेंट हुई वैसी खत्म हो जाती हैं। ठीक वैसे ही जब मसल्स में स्टोर्ड आपकी जो फैट होता है वो जल्दी खत्म हो जाता है, जब रिक्वायरमेंट हुई तुरंत इस्तेमाल हो गया। लेकिन जो पुरुषों में होता है ज्यादा, महिलाओं में थोड़ा कम होता है। ये एक कारण बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से फैट गेनिंग और लूजिंग टेंडेंसीज महिलाओं पुरुषों में अलग होती है। ठीक है, इसके अलावा जो बॉडी का शेप है वो भी आपके वेट को कंट्रीब्यूट करता है। वेट गेनिंग और लूजिंग की जो टेंडेंसी होती है वो आपके बॉडी के शेप पे भी डिपेंड करती है। एक एप्पल शेप होता है और एक पियर शेप बॉडी होता है। देखा गया है जो पियर शेप्ड बॉडी होती है, जैसे नाशपाती होती है, ऊपर से पतली और नीचे की तरफ से हैवी, और एक होती है एप्पल शेप्ड बॉडी, तो वो पूरी तरह से ओवरऑल वेट गेन करती है। तो जो पियर शेप्ड बॉडी है उसमें देखा गया है कि कार्डियो मेटाबॉलिक जो रिस्क होता है, यानी कि जो दिल की बीमारी है, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, वो पियर शेप्ड बॉडी के टेंडेंसी में कम होते हैं। अब बात आती है कि इनके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे शरीर के जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है, यानी कि हमारे शरीर में जो फैट जो ऊर्जा बन रही है, जो हमारे को किसी भी काम में जो भी कुछ भी हमारे शरीर में चल रहा है, हम कुछ काम कर रहे हैं, उसको करने के लिए ऊर्जा चाहिए जो हमारा शरीर जनरेट करता है, जो शरीर हमारा इसका उत्पादन करता है। अब उसमें आपका बीएमआई जो है, बीएमआई है और बीएमआर है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बीएमआर होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि वो न्यूनतम ऊर्जा जो कि आपके शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी होती है। तो बीएमआर और बीएमआई आपका अकॉर्डिंग टू द एज एंड वेट आपका बीएमआई होता है, वो होता है बॉडी मास इंडेक्स। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में लगभग 10% बीएमआई जो है ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए उनके अंदर जो फैट डिपॉजिट टेंडेंसी होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। और ये भी समझिए कि जैसे जैसे आपकी जो उम्र होगी वो बढ़ेगी, तो आपके अंदर ये जो फैट डिपॉजिट होने की जो टेंडेंसी है, यानी कि शरीर में, हमारा शरीर अपने हमारे खाने के बाद जो न्यू मेटाबॉलिज्म करता है, जो उसको तोड़ के सिंपलर फॉर्म में लेके आता है, जो कि अवशोषित होता है हमारे शरीर में, उसको किस तरह से स्टोर करेगी, यानी कि फैट के फॉर्म में ही स्टोर करती है। तो किस तरह से स्टोर करेगी ये जो है उम्र के साथ बदल जाता है। जब आप छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तभी वो अलग तरह से काम करता है। जब आप प्यूबर्टी की स्टेज में आते हैं, जब टीनेज में आते हैं, तो अलग तरह से काम करता है। फिर एडल्ट लाइफ में अलग तरह से काम करता है, और फिर जब जो मीनोपॉजल एज होती है, यानी कि लगभग 50 से ऊपर की, उसमें अलग तरह से काम करता है। तो ये जो
टेंडेंसी है, ये जो बदलाव है, ये उम्र के हिसाब से बदलता है हर किसी में, मतलब महिलाओं पुरुषों में जो है उम्र के साथ ये बदलता है। ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी बॉडी के अंदर एडिपोसिटी बढ़ेगी, यानी कि एडिपो फैट को जमा करने की जो टेंडेंसी है बॉडी की वो बढ़ेगी। और कारण, उसका एक कारण ये भी है कि आपकी जो ऑर्गन्स है, जो बॉडी है, उसमें मेटाबॉलिज्म वाला जो पार्ट है वो जो है स्लो हो जाता है। वो उतनी मशीन उतनी तेजी से काम नहीं करती, स्लो काम करती है। ठीक है, और जब आप ग्रोइंग स्टेज में होते हो तो आपके जो सिस्टम है वो बहुत फास्ट काम करता है, तो वो हमेशा हाई डिमांड में रहता है। तो आप जितना भी खा रहे हैं वो ऊर्जा में इस्तेमाल हो रहा है, आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो रहा है। और इसीलिए बच्चों में जो है बहुत जल्दी वेट गेन या वेट लॉस एकदम नहीं होता, या बच्चे हमेशा पतले रहते हैं अगर वो हेल्दी हैं, तो अनवांटेड बाहर का खाना नहीं खा रहे तो एक हेल्दी बच्चा हमेशा लीन रहेगा। और अ, कारण यह है कि वो बहुत रैपिड ग्रोथ फेज में होता है, और रैपिड ग्रोथ फेज चाइल्डहुड में होता है, टीनेज में भी रैपिड ग्रोथ फेज होता है, और महिलाओं में प्रेगनेंसी लैक्टेशन के टाइम पे ये रैपिड ग्रोथ फेज जो है रहता है। इसके अलावा वेट गेनिंग की जो टेंडेंसी होती है वो प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत बढ़ जाती है। कारण हार्मोन, क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पे जब आपकी बॉडी पूरी तरह से बदल रही है, ठीक है, और हार्मोन जो अब तक बॉडी में नहीं थे वो बनने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से प्यूबर्टी आती है, तो बॉडी में बदलाव आता है शारीरिक तौर पे, और लड़कों में भी और लड़कियों में भी। और हार्मोन्स के हाईली एक्टिव होने की वजह से आपका जो वेट गेनिंग और लूजिंग टेंडेंसी होती है वो बदलती है, और वो बढ़ जाती है। बेसिकली वेट गेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब जब तक आप जितना ग्रोथ हाइट वाइट लेना था वो ले चुके हैं, तो जैसे ही प्यूबर्टी हिट होती है आपकी, आप बहुत ज्यादा हाइट वाइट गेन नहीं कर पाते हैं। अब आपकी बॉडी जो है वर्टिकल ग्रोथ लेने की बजाय हॉरिजॉन्टल ग्रोथ लेने लगती है। ठीक है, बॉयज में प्यूबर्टी के टाइम पे वेट गेन क्यों होता है? क्योंकि उनमें लीन मसल मास जो है वो बढ़ जाता है। लीन मसल मास बढ़ने की वजह से उनमें वेट गेन होता है। ठीक है, और गर्ल्स में जो वेट गेन होता है इट इज ड्यू टू द फैट मास, यानी कि उनकी बॉडी जो है, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है अब कैसा होने लग गया है, वो फैट डिपॉजिटिंग होने लग गया है। तो आपकी जो फीमेल की बॉडी, बच्चों की बॉडी होगी उसमें आपके एंड्रॉइड और गायनोइड फैट, जो एंड्रॉइड और गायनोइड ओबेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जो है वो डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो बॉडी के कई हिस्सों में स्पेसिफिकली थाइज, बटक, चेस्ट एरिया वो आपके हैवी होने लगते हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। और ये एक ऐसा समय होता है जहां अगर उसको मैनेज नहीं किया गया तो ये आपके लॉन्ग टर्म में जो फीमेल है उसके लिए प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, अब बात आती है मीनोपॉजल में। मीनोपॉजल एज में क्या होता है? मीनोपॉजल एज में भी आपका वेट गेन होता है, पर्टिकुलरली एंड्रॉइड फैट जो होता है, यानी कि कमर के आसपास जो फैट होता है, पेट के आसपास जो फैट होता है वो एंड्रॉइड फैट कहलाता है। तो वो जो है मीनोपॉजल स्टेज में लगभग 50 से 55 साल की उम्र जब हिट होती है महिलाओं की, वो आपका बढ़ने लगता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो है हार्मोन। महिलाओं के एक खास हार्मोन के एकदम से नीचे गिरने की वजह से, जिसकी वजह से बंद उसके सिक्रीशन ना होने की वजह से आपकी मीनोपॉजल स्टेज आती है। उसके ना सिक्रीट होने से आपकी बॉडी, फीमेल की बॉडी में वेट गेन होना शुरू हो जाता है, खास करके कमर वाले हिस्से पे
और वो हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। और एस्ट्रोजन पुरुषों में भी सिक्रीट होता है, महिलाओं में भी सिक्रीट होता है, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बंद होने की वजह से ये आप महिलाओं में वेट गेनिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। और उसका जो विसरल फैट है, यानी विसरल फैट यानी कि ऑर्गन्स के आसपास जो फैट होता है अंदर, शरीर के अंदर, एक होता है चर्बी ऊपर शरीर के स्किन के ऊपर जो फैट होता है, एक होता है ऑर्गन्स के। तो ऑर्गन्स के ऊपर फैट भी जो है मीनोपॉजल स्टेज में, पेरीमीनियोपॉजल स्टेज में जो है बढ़ जाता है इस हार्मोन के गिरने की वजह से। अब बात आती है कि पुरुषों में, अब महिलाओं में तो एस्ट्रोजन की वजह से होता है, अब पुरुषों में किन की वजह से? पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर गड़बड़ होगा तो पुरुष में फैट गेनिंग की टेंडेंसी जो है ज्यादा बढ़ जाएगी। एडिपोसिटी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती है अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल या तो फ्लक्चुएट हो रहा है या गिर रहा है या कम है। ठीक है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये सारी चीजें हमारे लिए समझनी इसलिए जरूरी है ताकि हम ये समझ सके कि हमारी बॉडी में वेट गेनिंग की जो समस्या है उसका मूल कारण क्या क्या हो सकता है। और बहुत लोग वेट गेनिंग के लिए या वेट लूजिंग के लिए इतना ज्यादा फोकस्ड होते हैं कि वो अपना जो नेचुरल वेट होता है जो शरीर में होना चाहिए उसको भी लूज कर देते हैं, या उसके साथ ऐसी छेड़छाड़ करते हैं जिससे कि शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो ऐसा ना करें और ये समझे कि आपके लिए मिनिमम वेट, हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिनमें जो कि किसी भी तरीके का वेट गेन हो या वेट लॉस हो उसमें आपका बहुत ज्यादा प्रभावी मतलब रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहला है बीएमआर। बीएमआर जैसे मैंने बताया, बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि ये वो रेट है जो कि शरीर में मिनिमम ऊर्जा, आपकी शरीर में कम से कम इतनी ऊर्जा बन होनी चाहिए, इतना कैलोरीज होनी चाहिए, इतनी एनर्जी होनी चाहिए आपकी बॉडी के सभी कामों को करने के लिए। ठीक है। और ये जो है ये कई चीजों से अफेक्ट होता है। ये बीएमआर है, फ्लक्चुएट होता रहता है, ऐसा नहीं कि एक है तो एक ही रहेगा। उम्र से के हिसाब से ये चेंज हो जाता है। अगर आप बच्चे हैं तो अलग बीएमआर होगा, और मतलब टीनेज है तो अलग होगा, और एडल्ट लाइफ के अलग अलग ईयर्स में ये अलग अलग होता है। तो बीएमआर को प्रभावित करने वाले कारक हैं, एक तो उम्र हो गया, दूसरा हो गया आपके जेंडर। अगर आप पुरुष हैं तो अलग तरह से आपका बीएमआर होगा, महिलाएं हैं तो अलग तरह से बीएमआर होगा। इसके अलावा मसल मास, जितनी मसल है उसके हिसाब से भी आपका बीएमआर जो है वो अलग होता है। इसके अलावा बॉडी का साइज कैसा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, सरफेस एरिया बड़ा है, छोटा है, अगर आप छोटी हाइट के हैं तो आपका अलग बीएमआर होगा, बॉडी टॉल हैं तो डिफरेंट आपका बीएमआर होगा, सेम एज के लिए या सेम जेंडर के लिए भी। इसके अलावा बीएमआर बहुत हद तक रेगुलेट होता है आपकी स्लीप से, यानी कि नींद के पैटर्न से, और कितने घंटे की नींद ले रहे हैं, किस क्वालिटी की नींद ले रहे हैं। तो नींद से जो है आपका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। अगर बीएमआर आपका खराब आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपका स्लीप साइकिल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। इसके अलावा जीन्स, जेनेटिक मेकअप आपका कैसा है, और आपका डाइट कैसा है, डाइटरी इनटेक कैसा है, उस पर भी आपका बीएमआर बहुत हद तक निर्भर करता है। पर्टिकुलरली उस समय जब आप किसी स्पेसिफिक तरीके की डाइट फॉलो कर रहे हो, चाहे कीटो हो, चाहे इंटरमिटेंट हो, चाहे
किसी भी तरीके की पैटर्न, डाइटरी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो आपका बीएमआर में बदलाव आएगा। ये पहली चीज होती है जो आपके वेट मैनेजमेंट में आपको प्रभावित करती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है हार्मोन। आपकी जो बॉडी है, यानी कि ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर जो है वो दो तरीके के शारीरिक तंत्रों पे निर्भर करता है। एक है आपका मानसिक, जिसे हम न्यूरल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो जो मन मस्तिष्क की जो चीजें हैं उससे संबंधित जो भी पार्ट्स हैं या उनका रिस्पॉन्स है, एक्टिविटी है, वो आपको बहुत ज्यादा, आपके शरीर को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है हार्मोन, जिसे हम एंडोक्राइनल सिस्टम कहते हैं। तो जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और शरीर की कई सारी एक्टिविटी, यानी कि ये कह लीजिए कि मेजर एक्टिविटीज को वो प्रभावित करते हैं, जिनमें वेट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसको वो मैनेज करते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि प्रभावित करते हैं बहुत ज्यादा आपके वेट को, और उनके एक्टिविटी से आपके वेट गेनिंग में भी आपकी हेल्प हो सकती है और आपकी वेट लूजिंग में भी आपकी हेल्प हो सकती है। क्योंकि जो हॉर्मोन्स होते हैं वो आपके पाचन को, यानी कि एपिटाइट को बदल देते हैं, और शरीर किस तरह से फैट को स्टोर करे, पहले कौन सी चीज स्टोर करनी है, बाद में कौन सी चीज स्टोर करनी है, और कितने समय के लिए कौन सी चीज स्टोर करनी है, ये बात निर्भर करती है आपके हॉर्मोन्स पे। इसलिए जिन लोगों को हॉर्मोन्स के इश्यू होते हैं उनको वेट के इश्यूज भी होते ही होते हैं। तो अब पहला आपका जो हार्मोन है जो कि आपके वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो है आपका इंसुलिन। इंसुलिन हमारी पैनक्रियाज से निकलता है, निकलने वाला एक हार्मोन है, ठीक है। और अगर हम वेट की बात करते हैं तो इंसुलिन जो है एक एनाबॉलिक हार्मोन की तरह काम करता है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जब हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल, कार्बोहाइड्रेट हमारे होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, फैट हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते। मुख्य पोषक तत्व जो ऊर्जा के लिए शरीर में बना है वो है कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट ब्रेक नहीं आपने खाया है, अपने किसी भी वजह से आपके शरीर में आप कार्बोहाइड्रेट नहीं पहुंचा है, या कार्बोहाइड्रेट पहुंचा तो इस्तेमाल हो गया, बॉडी ने यूज कर दिया, उसके बाद भी उसको ऊर्जा चाहिए, तो अब क्या करें ऊर्जा के लिए, अगर क्या इस्तेमाल करें, तो वो इस्तेमाल करती है नॉन कार्बोहाइड्रेट के सोर्स, जैसे प्रोटीन हो गया, आपका फैट हो गया, उनको इस्तेमाल करती है। तो जब हमारा शरीर जो है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स को, स्रोतों को इस्तेमाल करके ऊर्जा लेता है, उस समय हमारा इंसुलिन काम करता है, ठीक है। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन की तरह काम करता है वेट के लिए, ठीक है। और उस समय क्या होता है, जब इंसुलिन बढ़ता है, ठीक है, तो एनर्जी जो स्टोर होती है वो हमारी बॉडी में वो ग्लूकागॉन एक कंपाउंड है, उसके फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होती है। और ये जो है इसको हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जब आपका इंसुलिन एक्टिव होता है इस फॉर्म में तो आपकी बॉडी में एकदम वेट गेनिंग पता नहीं चलती, धीरे लंबे समय बाद अगर ये एक्टिविटी चलती रह रही है, बहुत समय से चल रही है, तो आपको जो है वेट गेन जो है पता चलेगा कि हाँ अभी हमारा इतना वेट गेन हमारा हो गया है या कुछ है। तो ये एकदम आपका डिटेक्ट नहीं होता, लेकिन इंसुलिन आपकी बॉडी में वेट गेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा आपका दूसरा हार्मोन है आपका ग्लूकागॉन। इसका इफेक्ट होता है आपका बिल्कुल इंसुलिन से अपोजिट। ग्लूकागॉन
आपका क्या करता है, जितना ज्यादा आपका ग्लूकागॉन बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका ग्लाइकोजन का जो वो है, आपकी बॉडी में जो ग्लाइकोजन है जो आपकी मसल्स में स्टोर होता है टेम्परेरी स्टोरेज की तरह, वो जो है टूटना शुरू होगा और आपकी बॉडी में जो है आपका फैट गेनिंग जो टेंडेंसी है वो बढ़ने लगेगी। ठीक है, इसीलिए, और जब ग्लूकागॉन जो है आपका कम होगा तो अगेन ग्लाइकोजन का स्टोर भी बढ़ेगा और आपका फैट का भी जो है स्टोर बॉडी में वापस से बनने लगेगा। तो ग्लूकागॉन जो है वेट लॉस और वेट गेन दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है लेप्टिन। बहुत सारे लोग जो है लेप्टिन जैसे हार्मोन को नहीं जानते हैं, लेकिन लेप्टिन हार्मोन जो है ये शरीर में एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि आपके सटाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि तृप्ति के लिए, कि अब मैंने इतना खा लिया अब मेरे को और नहीं खाना। ये जो तृप्ति है आपकी शरीर में जो आपके ब्रेन तक पहुंचती है और आप खाना खाना बंद करते हैं, तो ये जो और ये जो तृप्ति है ये लेप्टिन हार्मोन की वजह से आपको मिलती है। अगर ये हार्मोन आपका नहीं होगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप कितना खा रहे हैं। अगर ये कम सीक्रेट होता है तो आपको आपकी अनवांटेड ईटिंग, ओवर ईटिंग और भी बहुत तरीके की इशू चीजें आप करते हैं, आपको का जो वेट है वो उससे इफेक्ट हो जाता है। तो लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी सटाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये आपके ज्यादातर सिक्रीट होता है व्हाइट एडिपोज टिश्यू से। व्हाइट एडिपोज टिश्यू जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी में लेप्टिन बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये ब्रेन की को सिग्नल देता है कि हाँ अब तुम्हें खाना जो है बंद करना है। ये हार्मोन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है मॉर्निंग आवर्स में और इवनिंग आवर्स में। ठीक है, और ये हार्मोन आपके वेट लॉस के लिए जो है, या जिसे आप फैट लॉस भी कह सकते हैं, वेट लॉस और फैट लॉस दोनों के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो नेक्स्ट हार्मोन है जो भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हार्मोन तो हुआ कि आपको संतुष्ट कर रहा है, और एक हार्मोन है जो आपको भूख लगवाता है, उसको कहते हैं ग्रेलिन। ग्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि आप जिसे हम हंगर हार्मोन कहते हैं। आपको भूख लग रही है, ये भूख तभी लगती है जब ग्रेलिन एक्टिवेट होता है। अगर ये ग्रेलिन जो है जरूरत से ज्यादा सिक्रीट होने लगेगा तो आपको अनवांटेड तरह से भूख लगने लगेगी और आप बहुत ज्यादा खाने लगेंगे। इसके सिक्रीशन के कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा ग्रेलिन होगी उतनी ज्यादा हंगर, सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, लेकिन एक चीज है कि इंसुलिन और ग्रेलिन जब साथ में एक्टिव हो जाते हैं जरूरत से ज्यादा, यानी कि इंसुलिन भी ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, ग्रेलिन भी ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो लेप्टिन और ग्लूकागॉन होते हैं, जो दो हार्मोन जो आपको संतुष्ट कर रहे हैं कि अब मत खाओ, वो है वो कम हो जाते हैं। अब जब ये दो हार्मोन कम हो रहे हैं आपकी बॉडी में तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप खा कितना रहे हैं। आप ये नहीं तय कर पाएंगे कि क्या मैंने ओवर ईटिंग करी या नहीं। बार बार भूख लगेगी, क्रेविंग होगी। ठीक है, जिसकी वजह से और जो एक डिसीजन मेकिंग पावर है ना कि हाँ मेरे को इतना पोर्शन साइज खाना है, इतना ही काफी है, अरे एक भटूरे से मेरा क्या होगा, मुझे तो इतना चाहिए। ठीक है, तो और जब खाना शुरू किया तो पेट भर गया थोड़ी देर में, फिर अब इसे कौन फेंके। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो जब आप खाना खाते हैं उस टाइम पे आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो खराब हो जाती है, जस्ट बिकॉज कि आपका इंसुलिन ज्यादा है बॉडी में, इंसुलिन हाइपर एक्टिव है और आपका ग्रेलिन भी हाइपर एक्टिव है, और जिसकी वजह से आपकी ये लेप्टिन हार्मोन जो है ये शरीर में दब जाता है। इसके अलावा एक हार्मोन अब जो सभी को प्रभावित कर रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में, हर उम्र के उसमें, अब तो बच्चों को भी बहुत ज्यादा उनका लेवल जो है बच्चों में भी बहुत ज्यादा देखा जा रहा है और बड़ों में तो खैर है ही है,
वो हार्मोन है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। तनाव में जब हमारा शरीर को ऐसा सिग्नल मिलता है कि हाँ वो तनाव में है, वो खतरे में है, उसे बचाओ, तो शरीर जो है हर संभव प्रयास करता है अपने इंटरनल ऑर्गन्स को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। इसलिए जैसे कि आपको एकदम से रेड अलर्ट आया, कोई न्यूज आई कि अरे यहाँ तो दंगा होने वाला है, अपने घर परिवार को बचाओ, तो क्या करोगे आप? सबसे इम्पोर्टेंट चीजें लेकर जो है आप जो है उन्हें प्रोटेक्ट करोगे, चाहे परिवार के लोग हों या कुछ हो। तो ठीक वैसा ही जब हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल निकलता है तो हमारे शरीर की भी स्थिति वैसी होती है कि हमारे शरीर को ये सिग्नल मिलता है ब्रेन से कि आपका शरीर खतरे में है, उसको बचाओ। और उसको बचाने के लिए क्या करता है हमारा शरीर? हमारा शरीर करता है जितने भी आपके ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन पे फैट जमा करने लगता है। इसके अलावा शरीर में फैट गेनिंग टेंडेंसी, यानी कि स्किन के अंदर भी जो हमारा सबक्यूटेनियस फैट होता है, उसमें भी आपके फैट को डिपॉजिट करने लगती है कि अरे जितना ज्यादा हम डिपॉजिट कर लेंगे उतना ही जो है आपदा के टाइम पे हमारे को जो काम आ जाएगा। लेकिन आपदा तो नहीं आ रही है, आप किसी बॉडी में किसी खतरे में नहीं, लेकिन आप स्ट्रेस में हैं, मानसिक तनाव में, शारीरिक तनाव में, ट्रॉमेटिक स्थिति, ये सिग्नल आपके ब्रेन को मिल रहे हैं जिसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा है। तो बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड पे चली जाती है इसके निकलते से। तो ये एक हार्मोन है जो आज की तारीख में लोगों में इसकी जो अपर रेंज है उससे भी कई गुना ज्यादा लेवल पे सीक्रेट हो रहा है हर किसी के अंदर, जिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके वेट के गेन में, पर्टिकुलरली वेट के लूज में भी। क्योंकि ये क्या करता है, ये आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। साथ साथ उनका यूज कैसे हो रहा है बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट शरीर में कैसे यूज हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना स्टोर हो रहा है, इसको भी निर्धारित करता है। तो ये हार्मोन्स जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपकी वेट के मैनेजमेंट की बात आती है। इसके अलावा ये तो हार्मोन्स की बात हुई। अब एक चीज हमारी सबकी डिस्टर्ब्ड भी है और पर वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, वो है सिनकार्डियन रिदम। वो रिदम जो कि हमारे ब्रेन में सब कॉन्शियसली फिट होती है, एक ऐसी क्लॉक जो दिमाग में नेचुरल, जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कह सकते हैं। तो सिनकार्डियन रिदम जो हमारी रिदम है, यानी कि आप जिस साइकिल, एक साइकिल में आपकी बॉडी चलती है, ठीक है। अगर आप 5 बजे उठना शुरू कर देंगे तो शुरुआत में दिक्कत आएगी, लेकिन एक समय बाद आपकी ऑटोमेटिकली आंख जो है 5 बजे खुलने लगेगी, ठीक है। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको 10 बजे नींद आने लगेगी, भले ही आप कितने भी इंपॉर्टेंट काम के बीच में हो, लेकिन आप जो है आपका दिमाग ड्राउजी होने लगेगा। तो ये जो साइकिल है आपकी बॉडी की, और वो आपकी होती है सिनकार्डियन, ये सब कॉन्शियस क्लॉक होती है जो हर किसी की बॉडी में होती है। ये आपकी स्लीप और वेक साइकिल को रेगुलेट करती है। अब स्लीप और वेक साइकिल के की जो वो है ट्यूनिंग है, वो इस बात को तय करती है कि बॉडी कब एक्टिव होती है दिन में और कब जो है सोती है, यानी कि शांत होती है। जब आप सुबह उठेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है हाई होगा या स्लो होगा, धीरे धीरे करके उसे एक्टिवेट किया जाता है। आप पानी पियोगे, थोड़ा मूवमेंट करोगे, फिजिकल मूवमेंट, उठोगे, तो आपकी बॉडी क्या है, एक्टिव स्टेट में आती है, स्लीप स्टेट से। और धीरे धीरे दिन भर में वो फास्ट फास्ट एक्टिविटी में आ जाती है, फिर दिन भर शाम को फिर से वो स्लीपी स्टेट में होती है। तो ये जो क्लॉक है वो आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करती है, आपके एपिटाइट को रेगुलेट करती है, आपके ब्रेन की फंक्शनिंग को रेगुलेट करती है, और आपके वेट को और बॉडी के रिस्पॉन्स को जो है रेगुलेट करती है। ये गड़बड़ हुई तो आप कितना भी कुछ भी ट्रीटमेंट ले लें, आपकी बॉडी अगर प्रॉपर
सिनकार्डियन रिदम के हिसाब से नहीं है तो आपकी बॉडी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करेगी ट्रीटमेंट को। इसके अलावा आपका जो फिजिकल एक्टिविटी लेवल है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है अगर आपकी सिनकार्डियन रिदम ठीक नहीं है। इसके अलावा अब आती है स्लीप की क्वालिटी। स्लीप की क्वालिटी और स्लीप का मैनेजमेंट। अब आप जरूरत से ज्यादा सो रहे हैं तो भी और जरूरत से कम सो रहे हैं तो भी दोनों ही स्थिति में आपकी बॉडी में वेट गेन होगा, ठीक है, या अनवांटेड वेट लॉस होगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी, क्योंकि ये सारे जो चीज फैक्टर हैं, सिनकार्डियन रिदम हो गई, स्लीप साइकिल हो गई, वेक साइकिल हो गई, ये आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करती है, आपके हार्मोन को चेंज करती है, आपके कार्बोहाइड्रेट की यूज को चेंज करती है बॉडी के अंदर, ठीक है। जितनी ज्यादा पुअर स्लीप होगी उतना ही ज्यादा आपका हार्मोनल होम्योस्टेसिस जो है, यानी कि शरीर में जो आपके हार्मोन्स काम कर रहे हैं उनका जो चक्र है काम करने का वो गड़बड़ हो जाएगा। हार्मोन्स गड़बड़ हो गए तो शरीर में आधे से ज्यादा चीजें अपने आप खराब हो जाएंगी, गड़बड़ चलेंगी। जब आपकी स्लीप साइकिल गड़बड़ होती है, देर से सो रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, या आप लेट नाइट सो रहे हैं, खास करके लेट नाइट स्लीप वालों के अंदर ये वेट गेनिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है। इसका कारण ये है कि जब दिमाग जरूरत से ज्यादा एक्टिव होता है तो क्या है, वो शुगर की क्रेविंग करता है, मीठे की क्रेविंग करता है। तो आप ज्यादातर देखेंगे जो रात को जगने वाले लोग हैं वो कार्बोहाइड्रेट रिच चीजें ज्यादा खाते हैं, ठीक है, वो कुछ भी खाते हैं और लेकिन उनमें कार्बोहाइड्रेट की या हाई शुगर या हाई सॉल्ट वाली जो चीजें हैं वो काफी होती हैं। ये आपके वो कारण इसलिए क्योंकि आपका जो स्लीप क्वालिटी है वो आपके ग्रेहलिन और लेप्टिन के सिक्रीशन को प्रभावित कर देता है। देर से सोना या पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप अगर आपकी है तो आपके ग्रेहलिन को एक्टिवेट करती है, ग्रेहलिन ज्यादा सिक्रीट होगा। जितना ग्रेहलिन मैंने जैसे बताया, जितना ग्रेहलिन होगा उतना ही ज्यादा भूख लगेगी। तो रात को जगने वाले लोगों के अंदर ग्रेलिन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, हाइपर एक्टिव स्टेट पे होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लेप्टिन जो है आपका नीचे दब जाता है, सप्रेस हो जाता है। अब जब वो सप्रेस हो गया तो बार बार आपको कंटिन्यूअसली भूख लगेगी, प्लस जो ब्रेन आप हाइपर एक्टिव कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा उससे काम ले रहे हो, ठीक है। तो दो तरीके की स्थिति होती है लेट नाइट जगने वालों के साथ, या एक पर्टिकुलर टाइम से ज्यादा देर तक अगर आप वर्क कर रहे हैं उस समय, और वो भी रेगुलर बेसिस पे अगर आपका ऐसा हो रहा है तो आपकी बॉडी को पैटर्न की आदत हो जाती है और बॉडी फिर क्या है, वो स्टोर करने लगती है फैट, ठीक है। इसके अलावा अगर आप टायर्ड हैं, बहुत ज्यादा थके हुए हैं और उसके बाद भी रेस्ट नहीं ले रहे, तो क्या करते हैं, शरीर थका हुआ, दिमाग थका हुआ, तो आपको भूख लगेगी तो क्या, कन्वीनियंस फूड की क्रेविंग ज्यादा होती है, जो जल्दी से बन जाए, जो जल्दी से मिल जाए, तो कन्वीनियंस फूड की क्रेविंग और कन्वीनियंस फूड का कंजम्पशन जो है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अगेन कन्वीनियंस फूड ज्यादातर कैसे होते हैं, हाइपर पैलेटेबल, यानी कि आपका जो पैलेट है, आपकी जीभ है, आपका टेस्ट है, उसको हाइपर एक्टिव कर देंगे, आपको एडिक्टिव बना देंगे। अब जैसे थके हैं, अरे यार चलो चिप्स ही खा लो, चिप्स में वो क्या है, कैसा टेस्ट है आपका, वो कार्बोहाइड्रेट रिच है, हाई सॉल्ट है, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो क्या हो गया, आपके पैलेट को हाइपर एक्टिव कर दिया। हाइपर एक्टिव होने की वजह से क्या होता है, ये आप एक ही तरीके के टेस्ट के या किसी स्पेसिफिक टेस्ट के आदी हो जाते हैं और आप फिर बार बार वही सब चीजें, उसी टेस्ट से सिमिलर चीजें आप खाते हैं जब भी आप थके होते हैं। और ज्यादातर ये जो होते हैं उनमें या तो सॉल्ट हाई होता है, कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं, फ्राइड होते हैं, ठीक है, या शुगर ज्यादा होती है, ठीक है। अगर हम कहें कि यार आप थके हैं और आप जो है नट्स खा लें तो आपका मन नहीं करे, छोड़ो यार कुछ और मंगाते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है आपकी टेंडेंसी में आने लगती हैं, आपके फूड बिहेवियर में आने लगती हैं।
तो जितना ज्यादा आपका स्लीप साइकिल पुअर, स्लीप क्वालिटी पुअर होगा, उतना ज्यादा आपका हंगर होगा। और एक और चीज, जितना ज्यादा आपका पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप होगा, उतना ही बीएमआर आपका घटेगा। बीएमआर लगभग 20% तक घट जाता है अगर आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। ठीक है। इसके अलावा आपका जो स्लीप क्वालिटी है, वो आपकी बॉडी को क्या सिग्नल देता है। पुअर स्लीप, अगर ठीक से नहीं सो रहे हैं, ठीक से नहीं जग रहे हैं, अच्छी से जगने के बाद भी थकान है शरीर में, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपकी बॉडी को ऐसे सिग्नल देगा कि अरे यार बॉडी जो है अभी भी थकी हुई है, फ्लाइट एंड फ्लाइट मोड में चली जाएगी। जिसकी वजह से क्या होता है, कॉर्टिसोल ज्यादा निकलने लगता है। अब कॉर्टिसोल निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी जरूरत से ज्यादा निकलने की वजह से आपकी क्या है, आपकी बॉडी में वेट गेनिंग जो टेंडेंसी है वो बढ़ने लगेगी, बहुत तेजी से बढ़ती है कॉर्टिसोल से। ठीक है। क्योंकि कॉर्टिसोल क्या करेगा, इंसुलिन को एक्टिवेट करेगा, ग्रेलिन को एक्टिवेट करेगा, और अल्टीमेटली वेट गेनिंग आपकी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एक फैक्टर आता है जीन्स का, जेनेटिक। अगर आपके पेरेंट्स जो हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर हैवी है, उनके अंदर वेट गेनिंग टेंडेंसी है, तो आपके अंदर भी होगी, क्योंकि ये जेनेटिक है। बस अगर आपका कोई जेनेटिक फैक्टर है, उसके उसको आप मैनेज कर सकते हैं, उसे आप पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि अगर आपके दोनों पेरेंट्स अगर हैवी बिल्ड के हैं तो आप बहुत ज्यादा लीन हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो आप उसी गुण के साथ, शारीरिक गुण के साथ पैदा हुए हैं। इसके अलावा एक आता है वेट मैनेजमेंट में, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी कि किसी पर्टिकुलर पोषक तत्व को तोड़ने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत होती है। ठीक है, यानी कि पोषक तत्व से तो ऊर्जा मिल ही रही है, लेकिन उस पोषक तत्व बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए भी आपको ऊर्जा की जरूरत है। तो हर किसी पोषक तत्व को अलग अलग तरीके अमाउंट में ऊर्जा की जरूरत होती है, और इस बात पर यह निर्भर करता है कि आपका वेट का गेन कैसा होगा, किस तरीके का होगा। क्योंकि जैसा आपने खाया है, उसी हिसाब से आपका जो डाइट में न्यूट्रिएंट है, उसके हिसाब से ही आपका ये थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड का जो कॉन्सेप्ट है वो काम करता है। जैसे अगर प्रोटीन ले लेते हैं, प्रोटीन जो है एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो सबसे ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल करता है अपने आप को तोड़ने के लिए। अगर आपने बॉडी अगर आपने प्रोटीन रिच डाइट ली है, तो आपकी बॉडी ज्यादा ऊर्जा को इस्तेमाल करेगी प्रोटीन को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा होती है प्रोटीन की, सबसे ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल करता है, एनर्जी इस्तेमाल करता है प्रोटीन। वो आपकी होती है लगभग 20 से 30% तक ऊर्जा वो इस्तेमाल करता है, आपकी शारीरिक ऊर्जा। यानी कि 100 ग्राम अगर प्रोटीन, अगर 100 किलो कैलोरी आपको अगर प्रोटीन से मिल रही है, तो वो 100 किलो कैलोरी को मिलने लेने के लिए वो लगभग आपका 20 से 30 किलो कैलोरी को इस्तेमाल कर रहा होगा 100 किलो कैलोरी देने के लिए। अब ये जो है, ये कार्बोहाइड्रेट सबसे कम करता है। कार्बोहाइड्रेट आपका करता है 5 से 10% का ऊर्जा इस्तेमाल करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, डाइजेशन में भी इजी है, खास करके अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, जो कि हमारे आलू चावल वगैरह में होता है। ठीक है, तो वो कम ऊर्जा को इस्तेमाल करता है, और कम ऊर्जा को इस्तेमाल करेगा, जल्दी टूट जाएगा, तो हमारे ब्लड में भी जल्दी मिलता है। इसलिए उसे हम एनर्जी गिविंग कहते हैं, क्योंकि इस्तेमाल कम कर रहा है और ऊर्जा ज्यादा दे रहा है तुलनात्मक तौर पे। फिर जो फैट होता है वो बहुत कम ऊर्जा, 0 to 3% जो है एनर्जी को इस्तेमाल करता है और ऊर्जा देता है। लेकिन अल्कोहल यानी कि शराब, लिकर जो होती है, अल्कोहल इस्तेमाल करती है प्रोटीन के बराबर। वो भी जो है आपका
10 से 30% के बीच में ऊर्जा इस्तेमाल करेगी, अगर आप जो है मतलब लिकर कंज्यूम करी है आपने तो ये बात भी तय करती है कि आपका जो वेट गेन है या वेट लॉस है वो किस तरीके का। अगर आपके खाने में ज्यादा प्रोटीन है तो वो आपको सपोर्ट करेगा आपके वेट मैनेजमेंट में। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज, अगर और खाली एक्सरसाइज नहीं, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, थर्मोजेनेसिस जिसे हम कहते हैं, थर्मोजेनेसिस यानी कि ऊर्जा का उत्पादन शरीर के द्वारा, ठीक है, वो भी आपकी जो है प्रभावित करता है आपके वेट मैनेजमेंट को। और आपका गट का माइक्रोबायोम, यानी कि पेट में अंदर आपके कैसे माइक्रोब्स हैं, उस बात पे भी निर्भर करता है कि जो आपका जो पाचन है वो कैसा होगा। आप पाचन आपके जो खाते हैं उनसे कौन सा तत्व अवशोषित होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन और कितना होगा, इस बात पे निर्भर करता है आपका वेट मैनेजमेंट का पूरा जर्नी। गट माइक्रोबायोम एक ऐसा हिस्सा है आपके वेट मैनेजमेंट के एस्पेक्ट में, जो कि दोनों वेट लॉस और वेट गेन दोनों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि ये सीधा सीधा संबंध रखता है आपके हॉर्मोन्स के लेवल्स के साथ। अब एक है, ये तो बात हो गई वेट गेन या वेट लॉस की। अब बॉडी में क्योंकि 75% वाटर होता है, वाटर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शरीर में अगर आपके हाइड्रेशन नहीं है, ठीक है, तो भी आपकी वेट गेनिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ओवर हाइड्रेशन है तो भी आपकी वेट गेनिंग टेंडेंसी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉडी में जरूरत से ज्यादा पानी जो है रुकने लगेगा। अब वे जो हाइड्रेशन है या जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका दोनों का साथ साथ चलता है। बिना इलेक्ट्रोलाइट के आपके जो हाइड्रेशन जो है प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। और वेट मैनेजमेंट में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, इसके अलावा आपका मैग्नीशियम और क्लोराइड। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये आपके बॉडी में वाटर जो है, शरीर के अंदर जो वाटर है उसके स्तर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम की बात अगर हम करते हैं तो सोडियम क्या करता है, सोडियम का जो स्वभाव होता है वो बॉडी में वाटर को डिपॉजिट करवाने वाला होता है, यानी कि शरीर में पानी को रोकने का काम जो है सोडियम करता है। इसके अलावा जो हमारे ब्रेन के सिग्नलिंग होती है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सोडियम। तो जो लोग हाई सॉल्ट खाते हैं, जिन नमक वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, ठीक है, उनमें वेट गेनिंग टेंडेंसी फैट की वजह से कम और सोडियम के ज्यादा खाने की वजह से ज्यादा होती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, और भी रीजंस हो सकते हैं आपके, जो मिनरल्स से रिलेटेड, आपकी इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड है, मेनली फैट से रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर आपको ओवरऑल वेट जो है ज्यादा दिख रहा है कि हाँ हमारा वेट ज्यादा है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फैट की वजह से ही होगा। तो आपके इलेक्ट्रोलाइट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनका मेन काम क्या होता है कि जो आपका खाना पच रहा है उसमें से ऊर्जा कैसे निकले, ठीक है, उसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऊर्जा शरीर में निकालने और यूटिलाइज करवाने के लिए। इसके अलावा जो मांसपेशी, एक्शन ऑफ मसल्स, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट, खास करके सोडियम और पोटेशियम और क्लोराइड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा आपका जो पाचन है, मेटाबॉलिज्म है, उसके लिए उसमें वो ठीक से सुचारू रूप से चले, इसके लिए भी आपके वाटर और इलेक्ट्रोलाइट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर पानी नहीं होगा, बहुत ज्यादा आप आपने आप कम पानी पीते हैं तो भी आपकी बॉडी क्या है, आप पाचन ठीक से नहीं करेगी।
आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन रहने लगेगा। इसके अलावा टॉक्सिन जो है रिलीज नहीं होंगे बॉडी में। जब टॉक्सिन रिलीज नहीं होंगे, जैसे पाइप से गंदगी जब तक बाहर नहीं निकलती तब तक जो है फंसी रहती है, तो ठीक से पाइप में वाटर फ्लो नहीं होता। ठीक वैसे ही हमारी जो शरीर की धमनियां हैं, अगर वो डिटॉक्सिफाई नहीं होगा ऑर्गन, तो ब्लड फ्लो आपका प्रॉपर नहीं होगा, आपके जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर नहीं होगा, और आपकी जो वेट गेनिंग टेंडेंसीज हैं या अनवांटेड वेट लॉस भी है वो भी आपका होता रहेगा। तो बहुत सारे और कारण हैं जो कि आपके हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट से सीधा सीधा संबंध रखते हैं, क्योंकि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट ऐसी चीज है कि आपने यहाँ पानी पिया और यहाँ इस्तेमाल हो गया शरीर में। सेम इलेक्ट्रोलाइट के साथ भी यहाँ आपकी बॉडी में गया और वो यहाँ इस्तेमाल बिल्कुल हैंड टू हैंड होने लगता है, वो ज्यादा समय नहीं लगाता प्रोसेसिंग में। इसके ग्लूकोज के साथ भी ऐसा ही है। ठीक है, अगर आप ग्लूकोज की मीठी चीजों की बात करते हैं तो वो भी तुरंत जो है कंज्यूम हो जाती है शरीर में। तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप वेट को मैनेज करने के लिए फोकस्ड हैं, चाहे वो वेट गेन हो उसके लिए भी वाटर बहुत काम करता है, और वेट लॉस में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो पानी होता है, बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि पानी जो है, मैं गर्म पानी की बात नहीं कर रही, मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी की बात कर रही। पानी फैट बर्निंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना प्रॉपरली आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होगी, उतना ही आपकी बॉडी में फैट बर्निंग की जो एक टेंडेंसी है वो अच्छी बनेगी। अगर आप पानी कम पियेंगे, कम पुअरली हाइड्रेटेड रहेंगे, तो आपकी बॉडी जो है फैट को तमाम तरीके के चीजों के बावजूद भी प्रॉपरली बर्न नहीं कर पाएगी। इसीलिए जब भी आपने एक्सरसाइज वालों को देखा है, वो हमेशा अपने साथ एक वाटर बॉटल और इलेक्ट्रोलाइट से भरा हुआ पानी जरूर रखते हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी को नॉन स्टॉप हाइड्रेशन, मतलब ये नॉन स्टॉप तो नहीं कहना चाहिए, एक ऑप्टिमल हाइड्रेशन को अचीव करने के लिए वो पानी पीते हैं या इलेक्ट्रोलाइट वाटर पीते रहते हैं।